नमस्कार, रेवा टीवी डिजिटल मीडिया में मैं सिमरन आप सभी का स्वागत करती हूं। और इस समय मध्य प्रदेश ही नहीं बल्कि पूरे भारत देश में चुनावी सरगर्मियां बढ़ गई हैं। और जैसा कि आप सभी जानते हैं कि अभी अगर मैं मध्य प्रदेश की बात करूं तो कार्यकर्ताओं का महाकुंभ हुआ 25 सितंबर को, और साथ ही साथ दूसरी लिस्ट भी जारी कर दी गई। हालांकि 13 सितंबर को ये लिस्ट जो है वो तय हो गई थी, लेकिन जन आशीर्वाद यात्रा थी और इसलिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जन आशीर्वाद यात्रा के समापन और कार्यकर्ताओं के महाकुंभ के बाद इस लिस्ट को जो है वो जारी किया। और तीसरी लिस्ट में जैसा कि आप सभी जानते हैं कि मोनिका बट्टी को उन्होंने सीट प्रदान की है, जो कि हाल फिलहाल में गोंगपा पार्टी को छोड़कर बीजेपी में शामिल हुई हैं और एक दमदार पार्टी के कह सकते हैं कि एक दमदार नेता हैं। और साथ ही साथ अमरवाड़ा में उनके जीतने के भी आसार हैं। और अगर बात मैं करूं कि जो पहली लिस्ट उन्होंने जारी की थी वो 17 अगस्त को की थी, उसमें 39 सीट थी और वो सीटें थी जिन पर हार का सामना करना पड़ा था बीजेपी को। और दूसरी लिस्ट जो है ये भी 39 सीटों की है और इसमें इतना बड़ा फेरबदल जिसके बारे में शायद किसी ने भी सोचा नहीं था, क्योंकि 3 केंद्रीय मंत्री और 7 सांसद जिनको कि धरातल पर उतारा गया है और उसके बाद उनको ये मौका दिया गया है कि भाई आप अपनी काबिलियत जो है वो धरातल पर जाकर साबित करें। और इनमें ऐसे बहुत सारे सांसद भी थे जो कि कहीं ना कहीं मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री बनने के सपने को देख रहे थे और इस सपने को कहीं ना कहीं एक लगाम लगाया गया है। और अपनी काबिलियत, जैसे होता यह है कि कई बार लहर में इंसान जीत जाता है, चाहे वो चेहरा जो है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का ले लीजिए, और ऐसे कई सांसद हैं जो उनके नाम पर जीत हासिल कर लेते हैं। लेकिन इस बार अगर मैं कहूं कि कांटे की टक्कर है। और 2019 का वो दिन शायद आपको याद होगा जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने शपथ ग्रहण की थी और साथ ही साथ उन्होंने इस चीज के लिए भी इत्तला कर दिया था कि अगला जो चुनाव होगा वो आप मेरे चेहरे पर नहीं अपने काबिलियत पर लड़े। और आपको पता है कि जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी दूसरी बार जीत कर आए थे तो सोशल मीडिया में जितने भी इन्फ्लुएंसर थे, और साथ ही साथ अगर मैं बात करूं कि चाहे आप बात कर लीजिए ट्विटर की, फेसबुक की, इंस्टाग्राम की और भी हैंडल्स की, तो हम सभी ने प्रयास किया था कि उनको हम एक पत्र लिखें। और आपको अगर मैं बात बताऊं 2019 की, तो हमने भी एक पत्र लिखा था रेवा टीवी के माध्यम से और उनको ये साथ ही साथ हमने ये उनसे उम्मीद भी की थी कि जो हम बात उनको लिख कर दे रहे हैं उस पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी बहुत गंभीरता से लिखेंगे और साथ ही साथ उस बात को गंभीरता से लेंगे। और उन्होंने गंभीरता से लिया। जब उन्होंने शपथ ली तो उस दौरान हमने जो पॉइंट्स कहे थे उनको उसमें इंक्लूड किया। पहली बात तो ये थी कि आपके चेहरे पर जो भी प्रत्याशी लड़ रहा है, ये कोशिश कीजिए कि अगली बार वो अपने नाम पर और अपनी काबिलियत पर चुनाव लड़े। दूसरी बात ये थी कि वीवीआईपी ट्रीटमेंट, कई बार ये होता है कि आप 5 साल में एक बार जनता से मिलते हैं, हाथ जोड़ते हैं, पैर पड़ते हैं, टिकट लेते हैं और उसके बाद जीत हासिल कर लेते हैं क्योंकि मोदी का चेहरा है। 5 साल पलटकर आप देखते नहीं, केंद्र सरकार अपनी जो है योजनाएं लेकर आती है, राज्य सरकार अपनी योजनाएं लेकर आती है, उसमें आप खुद का इंडिविजुअल कितना प्रयास करते हैं, इसके रिपोर्ट कार्ड की बात हमने की थी। तो इस बार आपने देखा होगा कि अमित शाह ने रिपोर्ट कार्ड की बात की, आपकी क्षमता की बात की और आपका बिहेवियर जनता के साथ कैसा है, आपके मातहत कार्यकर्ताओं के साथ कैसा है, इस पर भी विचार कर रहे हैं। सोशल मीडिया पर आप कितने एक्टिव हैं और रियल में आपके कितने फॉलोअर्स हैं, कितने कमेंट्स आते हैं, इस पर भी गंभीरता से लिया। और साथ ही साथ हमने एक चीज और भी कही थी कि कई बार होता यह है कि बच्चे भी, अगर आप देखिए स्कूल में एडमिशन होता है तो एंट्रेंस एग्जाम देता है वो और उसके बाद उसको एडमिशन मिलता है। तो भाई हम तो आपको 5 साल देते हैं और समय देना, कुर्सी देना, पद देना, ये जनता का प्रयास होता है। और जनता ये चाहती है कि जिसे भी हमने टिकट दिया है, जिसे भी हमने वोट दिया है, जिस बंदे को उन्होंने चुना है, वो 5 साल जनता के हित के लिए कार्य करे। और अगर वो ऐसा नहीं करता है तो जनता निराश हो जाती है। और यही कारण है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने इन सारी बातों को बहुत गंभीरता से लिया और रिपोर्ट कार्ड, वीवीआईपी ट्रीटमेंट, और एक चीज़ हमने और इंक्लूड किया था कि भाई छपास की राजनीति। कई बार होता यह है कि जो विधायक होता है, जो सांसद होता है, अगर उसका सपना होता है कि भाई मुझे इस प्रदेश का सीएम बनना चाहिए,
तो आप तो जानते ही हैं कि वो अपने समर्थन में और एक पेड जो प्रमोशन होता है उसके माध्यम से, समाचार पत्रों, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के माध्यम से वो ये लिखवाता है कि भैया इस बार जनता का जो मत है, जनता का जो रुझान है, इनको सीएम पद पर देखने के लिए है। और ये काबिल सांसद कह सकते हैं, काबिल विधायक हैं। इस प्रकार की भी खबरें छपती हैं। और जैसे जैसे चुनाव जो है वो नज़दीक आते जाते हैं और टिकटों का वितरण होने के प्रयास किए जाते हैं और टिकट के वितरण की जब प्रिपरेशन चल रही होती है तो ऐसी न्यूज़ आपको अधिकतर देखने को मिलेगी। और एक ही विधानसभा में एक नहीं बल्कि 10-10 दावेदार होते हैं। तो इस बार जो चुनाव के लिए दूसरी लिस्ट आई है उसमें अगर मैं बात करूं, प्रहलाद सिंह पटेल जी को नरसिंहपुर का रास्ता दिखाया गया है। वहां पर उनके भ्राता चुनाव लड़ते थे। इंदौर की अगर मैं बात करूं तो बीजेपी के राष्ट्रीय महासचिव कैलाश विजयवर्गीय को इंदौर 1 में टिकट प्रदान की गई है और उनको भी वहां पर अपनी काबिलियत जो है वो साबित करनी है। और यहीं से इनके बेटे चुनाव लड़ चुके हैं और जीत भी चुके हैं। तो कहीं ना कहीं जब पहली लिस्ट आई और उसमें कई लोगों को ऐसी टिकट प्रदान की गई जिसमें भाई भतीजावाद और परिवारवाद का मुद्दा जो है गरमाया, तो उस मुद्दे को ठंडा करने के लिए और परिवारवाद की जो एक मेंटालिटी है उसको चेंज करने के लिए कईयों के टिकट कटे हैं। और कहीं ना कहीं कैलाश विजयवर्गीय को टिकट देना इट मीन्स ये है कि उनके बेटे आकाश की टिकट का कटना तय था। तो उस पर भी लगाम लगाया गया है। और अगर जबलपुर शहर की मैं बात करूं तो पश्चिम क्षेत्र से बहुत सारे दावेदार जो हैं अपने दावे ठोक रहे थे कि भाई मुझे मिलना चाहिए, मैं ऐसा कर सकता हूं, क्योंकि पिछले 2 बार से हरेंद्रजीत सिंह बब्बू की हार हुई है और इस बार भी वो बड़े एक्टिव हो गए हैं। और उसके बाद आप देखते हैं कि कई बार क्या होता है कि जैसे जैसे चुनाव नज़दीक आते जाते हैं तो जितने सोए हुए लोग रहते हैं वो फिर से एक्टिव हो जाते हैं और जितने बुझे हुए चिराग हैं फिर से जलने लगते हैं। भले ही वो 5 साल जनता की सुध नहीं लेते हैं लेकिन अपना दावा तो ठोक ही देते हैं। कुछ नए चेहरे भी दावा ठोक रहे थे, लेकिन इन सब को किनारा करते हुए सांसद राकेश सिंह क्योंकि 4 बार से जीत हासिल करते आ रहे हैं और बड़ी मात्रा में जीत हासिल करते हैं वो, और हर बार उनका जो ग्राफ है वो तेजी से बढ़ता जा रहा था। तो कहीं ना कहीं एक काबिलियत जो है बात आ रही थी कि भाई कई बार लोग ये कह रहे थे कि इनके नाम पर उनको जीत मिल जाती है, कहीं मोदी जी की लहर होती है, कहीं शिवराज सिंह चौहान की लहर होती है। तो अब पश्चिम से उनको टिकट दे दी गई है और उनके जो अपोजिट में खड़े हैं वो हैं तरुण भानोत, एक दमदार पर्सनालिटी है, जीत हासिल कर चुके हैं 2 बार और कहीं ना कहीं 5 साल का जो जनता के साथ उनका इंट्रैक्शन है काफ़ी रहा है। कोरोना में भी उनके पास जनता आती थी फरियाद लेकर। और अगर मैं बात करूं कि अब आपको जनसंपर्क करना पड़ेगा तो मेरे ख्याल से सांसद राकेश सिंह के अभी हौसले काफ़ी बुलंद हैं, कार्यकर्ता जो है वो भी एक्टिव हैं, लेकिन सांसद के लिए चुनाव लड़ना और विधायक के लिए चुनाव लड़ने में काफ़ी डिफरेंस आ जाता है। एक चीज़ ये है कि कुछ लोग ये बोल रहे हैं जो बड़े बुजुर्ग हैं कि भाई वो तो पूरे संभाग का चुनाव लड़े हैं, लोकसभा पूरे जबलपुर शहर की अगर मैं बात करूं तो उसका चुनाव लड़ चुके हैं, तो उनके लिए तो विधायक का चुनाव लड़ना जो है वो काफ़ी सरल है। लेकिन जनता के बीच में जाना, उसकी सुध लेना, जनसंपर्क करना, ये भी कोई आसान काम नहीं है, क्योंकि जनता तो पिछले आपके 20 साल का रिकॉर्ड मांगेगी। आप कितने बार आए थे पश्चिम क्षेत्र में, कितने बार हमसे मिले, कितनी हमारी सुध ली, कितनी समस्याओं को हल किया और हमें क्या क्या प्रदान किया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आपको जो दे रहे थे, केंद्र सरकार बीजेपी की जो योजनाएं चला रही है, राज्य सरकार जो योजनाएं चला रही है, शिवराज सिंह चौहान जो योजनाओं को लेकर आ रहे हैं, उन योजनाओं के बाद आप कितने बार मिले, कितने बार संवाद किया और कितने बार हमारा सुध लिया। तो दोनों का कंपैरिजन अगर मैं बात करूं जबलपुर शहर में, तो यहाँ पर मेन जो पार्टी है वो कांग्रेस और बीजेपी के बीच में चुनाव होता है। अब मैं अगर बात करूं कि आप भी बहुत एक्टिव हो रही है, और जैसे कि ये जो चुनाव है 2023 का, तो मध्य प्रदेश, राजस्थान और छत्तीसगढ़ के जो चुनाव हैं वो लोकसभा में किसकी सरकार बनेगी इसको तय करते हैं। तो इसलिए मध्य प्रदेश, राजस्थान और छत्तीसगढ़ को बहुत गंभीरता से अमित शाह जी ले रहे हैं और वहाँ पे भी लिस्ट निकलने वाली है प्रत्याशियों की।
तो एक कोर कमेटी की बैठक भी होगी। हालांकि लिस्ट तो उनकी तय है कि उनको किसको देना है किसको नहीं देना है, लेकिन जो एक्सपेरिमेंट मध्य प्रदेश में किया गया है दूसरी लिस्ट में कि केंद्रीय मंत्रियों को विधायक की टिकट देकर लड़वाया जा रहा है, तो वही एक्सपेरिमेंट राजस्थान में भी होगा और कईयों की टिकट भी कटेगी। और आपको ये जानकर हैरानी भी होगी कि ऐसे लोग भी हैं जो पहली बार विधायक के लिए चुनाव लड़ रहे हैं। जैसे प्रहलाद सिंह पटेल की बात कर लीजिए, सांसद राकेश सिंह की बात कर लीजिए, तो ये दोनों जो हैं वो पहली बार विधायक पद के लिए चुनाव लड़ेंगे। अब जीत किसकी होगी और किसको जनता जो है चुन कर लेके आएगी ये तो वक्त बताएगा, लेकिन इस उम्मीद में रहना कि भाई हम तो सांसद पद का चुनाव जीत चुके हैं तो हमारे लिए तो ये चुटकियों का काम है, तो ये सोचना गलत बात है। क्योंकि अब आपको धरातल पर अपनी काबिलियत जो है वो साबित करनी पड़ेगी। और ये जो चुनाव में जो लिस्ट जारी हुई है और टिकटों का जो वितरण हुआ है, लोग ये कह रहे हैं भाई मोदी जी का दिमाग और अमित शाह का दिमाग क्या चलता है। सबके जो कहते ना कि जब सीएम का चेहरा बदलने की बात चल रही थी कि अब अगले बार जो है 2023 में अगला सीएम कौन होगा, शिवराज सिंह चौहान या कोई और, तो कहीं ना कहीं एक प्रहलाद सिंह पटेल का भी नाम आ रहा था। 4 बार से हमारे जो काबिल सांसद हैं राकेश सिंह, उनको कोई पद नहीं दिया गया। मध्य प्रदेश की अगर मैं राजनीति की बात करूं तो सिर्फ लोकसभा सांसद और सचेतक यहीं तक का सफ़र उनका चलता रहा। और उनकी काबिलियत पर क्यों नहीं नरेंद्र मोदी जी, अमित शाह जी ने कभी विचार किया। अब काबिलियत जो है वो धरती पर यानी कि धरातल पर आपको सिद्ध करनी पड़ेगी। और आपको मैं बताऊं कि विधानसभा चुनाव में आपको अपने कार्यकर्ताओं को, रूठे हुए सीनियर्स लोगों को भी मनाकर चलना पड़ता है और ये एक टीम वर्क होती है। स्वयं नरेंद्र मोदी जी ने ये भोपाल में कहा कि भाई टीम वर्क होकर हमको काम करना है और किसी भी कार्यकर्ता को नज़रअंदाज नहीं करना है। तो बहुत बड़ी एक सीख देकर वो गए हैं। और साथ ही साथ उन्होंने ये भी कहा कि हमने कल्याणकारी योजनाएं जो लाई वो जनता तक हमने पहुंचाई और उसको पहुंचाने में पूरा टीम वर्क लगता है, कार्यकर्ता, पार्षद, विधायक, सांसद, एवरीबॉडी। लेकिन साथ में आपको आपका व्यवहार जो है वैसा रखना पड़ेगा कि कभी आपके कार्यकर्ता को किसी भी समस्या का सामना करना अगर पड़ रहा है तो अगर आप साथ में खड़े होते हैं ना तो हौसला जो है वो 4 गुना बढ़ जाता है। तो ये सारे समीकरण जो हैं अब आपको जनसंपर्क के दौरान फेस करने पड़ेंगे। प्रहलाद सिंह पटेल को नरसिंहपुर की जनता के पास जाना पड़ेगा और वो चीज़ याद दिलानी पड़ेगी कि यहाँ अभी तक बीजेपी ने क्या किया। और एक चीज़ और मैं बता दूं, मैं बार बार ये कह रही हूँ कि केंद्र और राज्य सरकार की योजनाओं के बाद इंडिविजुअली आपने वहाँ की जनता के लिए क्या किया, ये सवाल जनता ज़रूर पूछेगी। तो जब आप पैर पड़ने जा रहे हैं और हाथ जोड़ने जा रहे हैं तो ये सोच कर जाइएगा कि आपकी अब की प्राथमिकता क्या होगी। क्योंकि आपके अपोजिट जो खड़ा है उसने तो अपना काम किया है और वो 10 साल संपर्क में भी रहा या 20 साल संपर्क में रहा, लेकिन आपने क्या किया इसके बारे में सवाल जरूर करेगी। और कोरोना का जो मुद्दा है वो गरमाएगा जरूर कि विपदा में किसने हमारा साथ दिया, कौन हमारे साथ खड़ा था, कौन नहीं था। और मैं स्टार्टिंग से कह रही हूँ कि इस बार बहुत कठिन है डगर पनघट की। तो सबसे पहले तो मैं यही कहूँगी कि जितने लोगों को टिकट मिली है बहुत ढेर सारी शुभकामनाएं, लग जाइए धरातल पर लोगों से जनसंपर्क करने के लिए। लेकिन आपकी प्राथमिकता क्या है और आपका विषय क्या है, इस पर बहुत ज़्यादा बातें होंगी। वो जो कहते थे कि ये मेरा विषय नहीं है, तो अब भैया समय भी है, दस्तूर भी है और मौका भी है। क्योंकि अब तो जनता का हर एक जो आप वादा करेंगे जनता से, जनता की हर एक बात, जनता की हर एक समस्या वो आपका विषय होना चाहिए। अगर विषय नहीं हुआ तो जनता नहीं देगी आपको टिकट। मोदी जी का चेहरा नहीं, आप खुद कितने काबिल हैं और कितनी काबिलियत है आप में, यू हैव टू प्रूव इट। और ये आपको प्रूव करना पड़ेगा। मोदी जी ने कहा ना कि मेरे चेहरे पर नहीं अपनी काबिलियत पर चुनाव लड़िए। पार्टी ने क्या किया है उसको तो आप प्रचार प्रसार कीजिए, लेकिन आप खुद क्या करेंगे, आपकी प्राथमिकता क्या होगी। जैसे आपने देखा होगा नगरीय निकाय चुनाव में जब बात हुई थी तो पब्लिक का ये कहना था कि हम पार्टी को नहीं देख रहे, हम व्यक्ति को देख रहे हैं कि व्यक्ति ने क्या किया।
तो जगत बहादुर सिंह अन्नू ने जिस प्रकार से जीत हासिल की, क्योंकि जनता के बीच में संवाद लगातार जारी है और मैं आपको बता दूं कि वो आज भी लोगों के साथ जनसंपर्क में रहते हैं, उनकी व्यथा सुनते हैं और तुरंत उस पर कार्रवाई करते हैं। इसको कहते हैं राजनीति, इसको कहते हैं बेटर पॉलिटिशियन। और यही पॉलिटिशियन जो होता है वो कार्यकर्ता से होता हुआ पार्षद से होता हुआ महापौर तक पहुंचा है और महापौर से फिर आगे मंत्री तक भी वो अपना कद बढ़ाएगा। लेकिन क्यों? क्योंकि वो कंटिन्यूटी में काम कर रहा है, कम्युनिकेशन गैप नहीं है। तो कम्युनिकेशन गैप को कम कीजिए, लोगों से मेल मुलाकात कीजिए, उनकी समस्याओं को सुनिए और उसके बाद अपनी प्राथमिकता को तय करें। और ऐसे ही और अधिक जानकारी के लिए हम आपसे जुड़ते रहेंगे। और एक क्यूरियोसिटी आज रहेगी, राजस्थान की जो टिकट की घोषणा करने वाले हैं मोटा भाई, और साथ में नड्डा जी भी जाने वाले हैं, कोर कमेटी की बैठक होगी और वहाँ पर भी कैंची चलने वाली है उन लोगों की जिनको ये लगता है कि भाई जो ये सीट है वो उनकी बपौती है। तो इस मेंटालिटी से आप बाहर निकल जाइए, क्योंकि कुर्सी कभी किसी की सगी नहीं होती। आज आपकी है, कल किसी और की होगी और परसों किसी और की होगी। और जिसका व्यवहार कुशल होगा, जिसमें जनता को साधने का एक हुनर होगा, जनता के साथ संवाद होगा, वही सीट पर बैठ पाएगा और वही आगे बढ़ पाएगा। और ये आपको करिश्मा अब दिखाना पड़ेगा, क्योंकि वहाँ पे भी विधायकों की टिकट कटेगी, वहाँ पर भी केंद्रीय मंत्रियों को विधायक की टिकट देकर जमीनी धरातल से रूबरू करवाया जाएगा। और वो जो कहते हैं ना कि भाई मुझे तो अभी बीच में एक जो दावेदार तो नहीं थे लेकिन कह सकते हैं कि बहुत बड़ी पोस्ट पर थे, उनका ये कहना था कि मुझे टिकट मिली, बड़ा दुख हो रहा है, क्योंकि मैंने तो ये सोचा था कि भाई मुझे 8 जो है वो सभाएं अटेंड करनी है, जिसमें से 5 जो है बाय फ्लाइट होगी और 3 जो है मुझे बाय कार जाना पड़ेगा, भाषण दूंगा, लंच करूंगा, डिनर करूंगा, हो गया काम खत्म। तो नहीं, ये मोटा भाई हैं, ये खुद काम करते हैं, तो अपने मातहत को भी उसी तरह काम करवाना उनको अच्छा लगता है, चाहे वो एक IAS अधिकारी हो, चाहे उनके पार्टी का जनप्रतिनिधि हो और चाहे वो एक कार्यकर्ता हो। क्योंकि जब आपके कहते हैं ना एक पिरामिड जब बनता है, जो टॉप पर बैठा होता है, अगर वो संघर्षशील है, अगर वो कार्यरत है, अगर वो कर्म कर रहा है, तो वो चाहेगा कि उसके मातहत जितनी भी बनी हुई है सर्कल या जितने भी पिरामिड में जुड़े हुए हैं वो सारे लोग कार्य करें। तभी तो आप ये सोचिए कि टॉप से लेके जनता तक आपकी योजनाएं पहुंचती हैं और हर उस व्यक्ति तक जो कि उसका कह सकते हैं कि योग्य होता है। तो इस बार जो समीकरण है, जो गणित है, जो फेरबदल है, वो और भी अलग अलग होंगे, क्योंकि अभी बहुत सारी टिकट बाकी है और छत्तीसगढ़ भी बाकी है। तो और एक चीज़ मैं आपको बता दूं कि इस बार ये नहीं बताया जा रहा है कि भाई मुख्यमंत्री का चेहरा कौन होगा। कंपटीशन सबके बीच में है। जिन्होंने सपने देखे थे मुंगेरी लाल के CM बनने के, उनके सपने भी ध्वस्त हो चुके हैं। काबिलियत भैया अपनी बताइए कि आप में कितनी काबिलियत है और कैसे आप जीत पाएंगे, क्योंकि जीतना आसान नहीं है। खासकर जो ये सोच रहे हैं कि भैया हमने तो सांसद का चुनाव जीत लिया है तो विधायक तो क्या चुटकी, ना 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 ना। किसी भी चुनाव को आप इजी मत मानिए, क्योंकि आपके विरोध में जो खड़ा है दावेदार और जो प्रत्याशी वो दमदार है। तो उसके साथ अगर आपको लड़ना है तो आपकी प्राथमिकताएं सबसे पहले अपनी तय करनी पड़ेगी और धरातल पर जनता के साथ संवाद करना पड़ेगा, कार्यकर्ताओं को लेकर चलना पड़ेगा। एक टीम वर्क के रूप में आप काम करेंगे तो जीत हासिल कर पाएंगे। और छपास की राजनीति मत करिए, छपास की राजनीति से आप जीत नहीं पाएंगे, आपको कर्म करना पड़ेगा। यूपी का चुनाव देखिए, मोदी जी ने किस प्रकार से वहाँ पर जनसभाएं तो की, लेकिन धरातल पर काम किसने किया? योगी ने। तो योगी की जो रचना थी और योगी की जो मेंटालिटी थी, योगी की जो मेहनत थी, वो दिखी और जीत हासिल हुई। तो धरातल पर काम करना बहुत ज़रूरी है। आप अपने AC रूम से बाहर निकलिए और अपने फ्लाइट की यात्राएं रद्द करिए, ज़मीन पर उतरिए और उसके बाद धरातल पर पब्लिक से मिलिए, क्योंकि आपके पिछले रिकॉर्ड और पिछले रिपोर्ट कार्ड को लेकर आम पब्लिक बैठी है और वो पढ़ी लिखी है। आजकल वो सोशल मीडिया देखती है, तो सोशल मीडिया जो देखते हैं वो आपका पूरा खाका लेकर बैठे हैं, तो उनको जवाब ज़रूर दीजिएगा और आपकी प्राथमिकताएं क्या होगी ये भी तय कीजिएगा।
और अधिक जानकारी के लिए आप देखते रहिए रेवा टीवी डिजिटल मीडिया, और हम लेकर आते रहेंगे पब्लिक के रुझान, पब्लिक का घोषणा पत्र, और साथ ही साथ आपके जो प्रत्याशी खड़े हैं उनकी प्राथमिकताएं क्या हैं और कैसे वो जीत हासिल करेंगे और किस प्रकार की प्रिपरेशन चल रही है, इन सब की जानकारी हम आप तक पहुंचाएंगे। तब तक बने रहिए रेवा टीवी डिजिटल मीडिया के साथ। नमस्कार, जय श्री राम।